काले बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। रात और भी गहरी और भयानक होती जा रही थी। रामपुर के गांव के हर घर में दबी हुई चिंता थी। कविता देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, लेकिन उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अरे अरे, कविता दीदी की हालत तो खराब होती जा रही है। मुझे तुरंत वैद्य दीदी को बुलाने जाना होगा। अगर मैं उन्हें नहीं बुलाई तो कविता दीदी पर बड़ा संकट आ सकता है। इतना कहकर पूजा उस तेज बारिश में वैद्य दीदी के घर की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गई। वैद्य दीदी, ओ वैद्य दीदी, जरा बाहर आइए। वैद्य दीदी, ओ वैद्य दीदी, जरा बाहर आइए। कौन है भाई? इतनी सुबह क्या चाहिए? हाँ हाँ रुको, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद वैद्य दीदी ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी सुबह यहाँ? सब ठीक तो है ना? दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। मेरी पड़ोसन कविता इस वक्त असहनीय दर्द से तड़प रही है। प्रसव का समय हो गया है, पर हालत अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैं नहीं जा पाऊंगी। इस बीमार शरीर के साथ और इतनी तेज बारिश में मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर गई तो और बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे माफ करो बेटी, मैं नहीं जा सकती। लेकिन दीदी, अगर कविता दीदी के घर नहीं गई तो वो तड़प कर मर जाएगी। कृपया मेरे साथ चलिए दीदी। अगर मेरे जाने से किसी की जान बचती है तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर अब देर मत करो, जल्दी चलो। हाँ पूजा, तुमने सही कहा था। कविता की हालत वाकई बहुत खराब है। अब और देर किए बिना जल्दी से एक लोटा गर्म पानी लाओ। पूजा तेजी से पानी ले आई। इसके बाद वैद्य दीदी ने इलाज शुरू किया। कुछ समय बाद कविता ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी को देखकर कविता बहुत खुश हुई, लेकिन ठीक तभी उसका पति रमेश एक दूसरी महिला काजल से शादी करके घर में प्रवेश करता है। ये लीजिए रमेश बाबू, आपकी बेटी। देखिए, बिल्कुल आप पर गई है। वैद्य दीदी, इस बच्ची को मुझसे दूर रखिए। मैं इसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये महिला कौन है आपके साथ? आज से ये मेरी पत्नी है, क्योंकि मैंने इससे विवाह कर लिया है। और आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम अब इस घर की नौकरानी हो। इस तरह दिन बीतने लगे। कविता दासी की तरह घर के सारे काम करती थी और काजल जरा सी गलती पर कविता और उसकी बेटी लक्ष्मी को लगातार डांटती फटकारती रहती थी। देखते ही देखते लक्ष्मी की उम्र 9 साल हो गई। अरे अरे, तुम सुबह से सिर्फ झाड़ ही लगा रही हो। अगर ऐसे धीरे धीरे काम करोगी तो घर के बाकी काम क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर करेगी? कविता काजल की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। देखो काजल, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रही हो? अब देख, मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। अब मुझे किसी भी बहाने से कविता और उसकी बेटी को घर से निकालना होगा। हाँ, ये तरकीब काम आएगी। अगर मैं ऐसा करूं तो शायद मेरा पति मेरी बातों में आकर कविता और लक्ष्मी को घर से निकाल देगा। यही सही रहेगा। ये कहते ही काजल ने अपना सिर पास की दीवार पर जोर से लगाया। तेज चोट लगने के बाद उसके माथे से खून निकलने लगा और वो जोर जोर से चीखकर रोने लगी। दूसरी ओर कविता की बेटी लक्ष्मी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। रोने की आवाज सुनकर रमेश दौड़कर काजल के पास आया। क्या हुआ काजल, रो क्यों रही हो? तुम्हारे सिर से इतना खून क्यों निकल रहा है? जी, क्या करूं? आपकी पत्नी कविता ने झाड़ू मारकर मेरा सिर फोड़ दिया है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो। नहीं नहीं काजल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जरा रुको, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर रमेश गुस्से में एक लाठी लेकर कविता के पास पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी को मारी, अब तो तेरी खैर नहीं। तभी रमेश की बात सुनकर लक्ष्मी वहाँ आई और कहने लगी, नहीं पापा, माँ ने नहीं मारा। छोटी माँ ने जानबूझकर अपना सिर दीवार पर लड़ाई है। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। नहीं नहीं, तुम माँ बेटी निश्चित रूप से एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अब तुम दोनों की खैर नहीं।
ये कहकर रमेश लाठी से माँ बेटी को पीटने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य शकल मत दिखाना। चलो बेटी, अब एक पल भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। जिस जगह मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाया जाए वहाँ मैं नहीं रह सकती। लेकिन माँ, हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन तू मेरे साथ चल, आगे जो होगा देखा जाएगा। कविता अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। क्यों ना हम एक छोटी कुटिया बनाकर रहने लगे? वैसे भी ये जगह हमारे लिए सुरक्षित और शांत है। कविता की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। देखो यहाँ कितनी हरियाली और शांति है। ये हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ बेटी, सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें जल्दी घर बनाना शुरू करना होगा। तुम जाओ, कुछ पेड़ की टहनियाँ ले आओ, तब तक मैं कुछ केले के पत्ते इकट्ठे कर लेती हूँ। कविता और उसकी बेटी दोनों कुटिया बनाने का सामान जुटाने के लिए अलग अलग दिशाओं में गई। कुछ देर बाद वे अपने सामान लेकर लौटी और सबने मिलकर एक सुंदर कुटिया तैयार कर ली। अब यही उनका नया ठिकाना था, जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती थी। माँ देखो, हमारा घर दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। आज से हम इसी नए घर में रहेंगे। हाँ बेटी, अब हम अंदर चलते हैं। माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ बीन कर लाती हूँ, फिर बाजार में बेचकर उन पैसों से घर के लिए खाना ले आऊंगी। कविता जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार बेचने गई और उन पैसों से घर के लिए थोड़े चावल ले आई। बेटी, लकड़ियाँ बेचकर तो बस ये थोड़ा सा सूखा चावल ही ला पाई। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। आज हम सूखे चावल से ही भात बनाकर खाएंगे। तुम देखना, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा और हम सुख शांति से रहेंगे। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो वैसा ही होगा। शाम को माँ बेटी सूखे चावल का भात खाकर सो गई। बेटी, मैं लकड़ी बीनने जंगल जा रही हूँ। लौटने में अगर थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है माँ, जाओ, पर रात होने से पहले लौट आना। कविता लकड़ी बीनने जंगल चली गई। माँ तो चली गई, अब मैं थोड़ा घूम आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी जंगल के और भीतर घूमने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल लाडो चिड़िया दिखाई दी, जो एक पेड़ की टहनी के नीचे दबी हुई थी। अरे अरे, ये बेचारी पक्षी तो टहनी के नीचे दबी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी। लक्ष्मी ने जल्दी से उस भारी टहनी को हटाकर लाडो चिड़िया को बाहर निकाला। लगता है इस पक्षी की पंख टूट गई है, इसलिए इतना खून निकल रहा है। मुझे जल्दी इसके घाव पर औषधि पौधे का लेप लगाना होगा। इसके बाद लक्ष्मी ने तुरंत लाडो चिड़िया के घाव पर लेप लगा दी। तभी एक उज्जवल सुनहरी रोशनी की चमक के साथ लाडो चिड़िया का घाव भर गया। लक्ष्मी ये देखकर हैरान रह गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होती तो शायद मैं कुछ ही देर में पेड़ की टहनी के नीचे दबकर मर जाती। अरे अरे, ये पक्षी तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही है, पर ये कैसे संभव है? क्या पक्षी भी बात कर सकती है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। हाँ लक्ष्मी, असल में मैं एक जादुई पक्षी हूँ, इसलिए मेरे पास इंसानों की तरह बात करने की शक्ति है। पर तुम डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं करूँगी। तुम्हारी ये दयालु स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुई। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। जादुई लाडो चिड़िया की बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे जादुई पक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य था। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो तुम्हें जो सही लगे मुझे वही दो, मैं उसी में खुश रहूंगी। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकोगी। तुम्हारे पास कोई भी बीमार व्यक्ति आएगा तो तुम उसे देखते ही तुरंत जान जाओगी कि उसे कौन सी औषधि देनी है। तुम लोगों की मदद करके अपना जीवन सुख शांति से बिताना। लाडो चिड़िया का वरदान पाकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई।
इसके बाद लाडो चिड़िया लक्ष्मी से बात कर कर वहाँ से चली गई। अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि माँ भी काम करके घर लौट रही होंगी। लक्ष्मी अपने घर की ओर आने लगी और कुछ ही समय में घर पहुंच गई। ठीक तभी कविता भी काम करके घर लौटी थी। बेटी, दिन भर काम करके बहुत थक गई हूँ, जरा पानी ला देना। हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम बिस्तर पर बैठो, मैं अभी पानी लाती हूँ। कविता ने पानी पिया। अगले दिन सुबह। माँ, ओ माँ, दोपहर होने वाली है और तुम अब तक सो रही हो, सब ठीक तो है ना? बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है, आज मैं काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। लक्ष्मी घर से निकलकर जंगल में औषधि लेने गई और कुछ देर बाद औषधि लेकर अपनी माँ को खिला दी। औषधि खाते ही कविता बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गई। अरे अरे बेटी, मैं तो बीमार थी और तुम्हारी औषधि खाकर ही मैं बिल्कुल जादू की तरह ठीक हो गई। और तुम्हें कैसे पता चला कि किस बीमारी के लिए कौन सी औषधि देनी है? लक्ष्मी ने माँ को सब सच सच बताया, लेकिन पहले कविता को विश्वास नहीं हुआ कि एक पक्षी किसी को इतनी बड़ी वरदान दे सकती है। बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पक्षी भी क्या इंसानों की तरह बात करते हैं? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, उस जादुई पक्षी ने मुझे बीमारी ठीक करने का ये वरदान दिया है। बेटी की बात सुनकर कविता को भी विश्वास हो गया। इस तरह दिन बीतने लगे और कुछ सालों बाद लक्ष्मी बड़ी हो गई। अब वो अपनी शक्ति का उपयोग करके जंगल से औषधि पौधे इकट्ठा करती और उनसे कई तरह की बीमारियों की दवा बनाती थी। कम समय में ही उसकी बनाई दवा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे और देखते ही देखते उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। उन पैसों से उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। अब वह सब एक सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे थे। तभी एक दिन उस राज्य के राजा के बेटे को एक कठिन बीमारी हो गई। महाराज, राजकुमार का शरीर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर हम सब ने जल्दी कुछ नहीं किया तो राजकुमार को कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, आखिरी उम्मीद वैद्य जी थे, लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि अब कुछ भी करना संभव नहीं है। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? मंत्री राजकुमार को देखकर बहुत चिंतित थे। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि लग रहा था शायद वो अब नहीं बचेंगे। रानी का रो रो कर बुरा हाल था। ओ मेरे प्यारे पुत्र, तुम तो कहते थे कि माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तो अचानक तुम्हें क्या हुआ? उठो बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? तुम तो बस सो रहे हो ना? उठ जाओ। महाराज, आप अपने बेटे को बुलाइए, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर उठ जाए। असल में रानी अपने बेटे को बीमार देखकर पागल सी हो गई थी। आखिर क्यों ना हो, रानी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। रानी, आप शांत हो जाइए। हमारे राजकुमार को कुछ नहीं होगा। आप देखना, हमारे राजकुमार जल्द ही ठीक हो जाएंगे। राजकुमार कैसे ठीक होंगे? अब तो वैद्य जी ने भी हार मान ली है। रानी जी, अब राजकुमार को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। तो ठीक है मंत्री जी, आप वो उपाय बताइए। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। असल में महाराज, हमारे राज्य में ही एक लड़की रहती है जिसने बहुत से बीमार लोगों को ठीक किया है। अगर वो लड़की राजकुमार को देख ले तो शायद राजकुमार ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर अब देर किस बात की मंत्री जी, आप जल्दी चाहिए और उस लड़की को राजमहल लेकर आइए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ। मंत्री जंगल के रास्ते लक्ष्मी के घर की ओर जाने लगे और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। बेटी, ओ बेटी, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी घर से बाहर आई। मंत्री को देखकर लक्ष्मी मन ही मन डर गई। क्या हुआ मंत्री जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हें अभी तुरंत राजमहल चलना होगा, क्योंकि हमारे राजकुमार इस वक्त बहुत बीमार और कष्ट में हैं। अगर तुम राजकुमार को ठीक कर देती हो तो तुम महाराज से जो मांगोगी महाराज तुम्हें वही देंगे। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे धन का लालच नहीं है।
मैं तो बस इंसान होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती हूँ। इसके बाद मंत्री लक्ष्मी को लेकर कुछ ही देर में राजमहल पहुंचे। महाराज, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो फिर अब देर किस बात की बेटी, तुम जल्दी राजकुमार का इलाज शुरू करो। अगर तुमने राजकुमार को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। सब तो ठीक है महाराज, मुझे पता चल गया है कि राजकुमार को कौन सी औषधि देनी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो औषधि इस वक्त मेरे पास नहीं है और वो केवल जंगल में ही मिलेगी। इसलिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी वो औषधि लेकर आती हूँ। इसके बाद लक्ष्मी तुरंत औषधि लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। अब मुझे जल्दी वो औषधि ढूंढनी होगी। इस तरफ तो कहीं वो औषधि नहीं दिख रही, थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। कुछ देर बाद उसे वो औषधि मिल गई। शुक्र है औषधि मिल गई। अब मुझे जल्दी राजमहल पहुंचना होगा। लक्ष्मी औषधि लेकर राजमहल पहुंची और बिना समय गवाए राजकुमार का इलाज शुरू कर दिया। पूरे 2 दिन तक इलाज करने के बाद राजकुमार बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गए। राजकुमार को पूरी तरह ठीक देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजकुमार इतनी घातक बीमारी से जूझ रहे थे। वो इस साधारण लड़की के इलाज से मात्र 2 दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अगर तुम मेरे बेटे का इलाज नहीं करती तो शायद मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? असल में महाराज, भगवान की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीमार इंसान का इलाज करना तो मेरा कर्तव्य है। मंत्री जी, जल्दी से इस लड़की को देने के लिए राजकोष से 1000 सोने की मुद्राएं ले आइए। ठीक है, जैसा आपका आदेश महाराज, मैं अभी लाता हूँ। लक्ष्मी, ये तुम्हारी ईमानदारी और दया का एक छोटा सा उपहार है। तुम इस सम्मान की हकदार हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। महाराज, अब मुझे घर लौटना चाहिए क्योंकि मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटी, वैसे तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमसे मदद मांग सकती हो। ठीक है महाराज। लक्ष्मी राजा से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सुबह का समय था। रमेश अपनी गाय के लिए घास काटने जा रहा था। उसे आज काम पर भी समय से पहुंचना था। जल्दबाजी में वो बहुत बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं जल्दी से गाय के लिए थोड़ी घास काट लूं। अब मुझे काम पर भी तो जाना है। अगर आज ज्यादा देर की तो रोज की तरह आज भी मालकिन मुझे देर से आने के लिए डांटेंगी। ये कहकर रमेश और तेजी से घास काटने लगा। तभी झाड़ियों के बीच से एक सांप निकला और उसने रमेश के पैर में काट लिया। अरे अरे, ये क्या हो गया? मुझे तो सांप ने काट लिया। अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मुझे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद रमेश डरकर जल्दी घर आ गया। क्या हुआ जी, आप इतने घबराए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। असल में मैं जंगल घास काटने गया था, तभी एक सांप ने मुझे काट लिया। पर तुम चिंता मत करो और जल्दी से वैद्य दीदी को बुला लाओ। जल्दी करो, मेरा शरीर भारी हो रहा है। काजल तुरंत दौड़कर वैद्य दीदी के घर पहुंची। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराकर क्यों आ रही हो? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है वैद्य दीदी। असल में मेरे पति जंगल में घास काटने गए थे, तभी एक सांप ने उन्हें काट लिया है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मैं चल रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए रमेश को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद काजल और वैद्य दीदी घर पहुँची। इसके बाद वैद्य दीदी ने रमेश को देखा और दुखी हुई। क्या हुआ वैद्य दीदी, आप चुप क्यों हैं? क्या मेरे पति ठीक नहीं होंगे? मुझे माफ करो बेटी, अब कुछ भी करना संभव नहीं है क्योंकि रमेश की हालत अब बहुत खराब हो गई है। जहर उसके शरीर में बहुत फैल चुका है। ओ जी उठिए ना, आप ऐसे क्यों सो रहे हैं?
मेरे लिए तो इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। मैं तो पहले से ही बेसहारा हूँ। आप भी अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। तभी वैद्य दीदी को लक्ष्मी की बात याद आई। काजल बेटी, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो शायद रमेश को ठीक कर सकता है, पर पता नहीं वो रमेश का इलाज करने आएगी या नहीं। वैद्य दीदी, वो कौन है और कहाँ रहती है? आप मुझे बताइए, मैं जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आऊंगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी। असल में रमेश की पहली पत्नी का नाम कविता था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लक्ष्मी। बड़ी होकर लक्ष्मी एक वैद्य बन गई है जो बीमार लोगों का इलाज करती है। तुम्हारे पिता ने उन दोनों को ही घर से निकाल दिया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी रमेश का इलाज करने आएगी। वैद्य दीदी, वो कौन है और कहाँ रहती है? आप मुझे बताइए, मैं जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आऊंगी। बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, उस जंगल के बीच में वो दोनों रहती है। शीतल, जो रमेश और काजल की दूसरी बेटी थी, वो कड़कती धूप में लक्ष्मी के घर की ओर जाने लगी। पूरे 2 घंटे चलने के बाद आखिरकार शीतल लक्ष्मी के घर पहुँच गई। लक्ष्मी दीदी, ओ लक्ष्मी दीदी, आप जरा जल्दी घर से बाहर आइए ना। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी घर से बाहर आई। इतनी छोटी सी बच्ची को इस घने जंगल में देखकर लक्ष्मी हैरान रह गई। अरे अरे बहन, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी शीतल ने सोचा कि अगर मैं इन्हें सब सच सच बता दूंगी तो शायद ये मेरे साथ नहीं जाएंगी। इससे बेहतर है कि मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। दीदी, आप मेरे साथ घर चलिए, क्योंकि मेरे पापा को जहरीले सांप ने काट लिया है। अगर आप जल्दी उनका इलाज नहीं करेगी तो शायद मेरे पापा नहीं बचेंगे। हाँ ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो। मेरे रहते तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। बस तुम मुझे जल्दी उनके पास ले चलो। बेटी, घर में बैठे बैठे मेरा भी मन नहीं लग रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने थोड़ा बाहर भी घूम लिया जाएगा। इसके बाद वो तीनों रमेश के पास जाने लगे और कुछ देर बाद उसके घर पहुँचे। माँ, ये तो पापा का घर है। और ये क्या? पापा को तो सांप ने काटा है। मुझे जल्दी उनका इलाज करना होगा। देखकर तो लग रहा है कि उनके शरीर में काफी जहर फैल गया है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। आखिरकार नियति मुझे फिर से इसी घर में खींच लाई। लोग सही कहते हैं, नियति का खेल कोई नहीं जानता। इसके बाद लक्ष्मी ने रमेश को वो चमकदार औषधि खिला दी। औषधि खाते ही उसका शरीर चमत्कारी रूप से स्वस्थ होने लगा। कुछ ही पलों में रमेश बिल्कुल ठीक हो गया और बिस्तर से उठ बैठा। इतने सालों बाद अपनी बेटी लक्ष्मी और पत्नी कविता को सामने देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो नम आंखों से कहने लगा, मुझे माफ कर दो कविता। लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब जो हुआ उसे भूलकर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आप दोनों माफी मत मांगिए। बस आपने अपनी गलती समझ ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। रमेश ने काजल और शीतल को भी माफ कर दिया। वह सब एक साथ सुख शांति से रहने लगे। लक्ष्मी राजवैद्य के रूप में अपना काम करती रही और मानवता की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूले। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।